दर्शकों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कानूनी चर्चा में। आज का टॉपिक बड़ा ज्वलंत है, वनरेबल है, और जो आज ये जो इलेक्शन का दौर भी चल रहा है पार्लियामेंट का, और तो इस दौरान में जो इंडियन पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन हो गई है थोड़ा सा, और उस पर जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आई हैं और जो लॉ पार्लियामेंट ने वक्तन बनाया हुआ है, थोड़ा सा जो जब हमारा ये संविधान आया, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस जो डेवलपमेंट हुई है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुई है, और जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आई हैं, तो मैं आज आपको समराइज करता हूँ किस किस पे मैं बात करूँगा। एक तो रहेगी हमारी बात, मेन जो केस है वो लिली थॉमस का केस है जो 2013 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी। एक वो केस है, और दूसरा हम उसमें इसी केस में डिस्कस किया गया है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं 102 आर्टिकल 102 एंड 191 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और सेक्शन 8 जो उसके सब सेक्शन है, और मैं आगे थोड़ा सा करूंगा 8 पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, और जो सेक्शन 8 की सब सेक्शन 4 थी वो अल्ट्रा वायरस का कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर हुई लिली थॉमस के केस में जी इस पे आज बात होगी। तो थोड़ा सा मैं ये क्या हुआ और आगे एक और आपका जो रिसेंट बैक में एक राहुल गांधी की जो डिफेमेशन में कन्विक्शन हुई थी और जो उनको सेंटेंस किया था, उसके बारे में भी थोड़ी मैं इसी के जो इस लिली थॉमस का केस जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस जो स्टक डाउन हुआ था प्रोविजन और पीपल्स रिप्रेजेंट, उसका क्या इफेक्ट हुआ और उससे क्या जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट रिलेटेड टू डेमोक्रेसी, पर्टिकुलरली दिस जो पार्लियामेंट के कंटिन्यूटी, जो उनकी एक मेंबर पार्लियामेंट क्या कंटिन्यू रह सकता है आफ्टर ही इज डिस्क्वालिफाइड, उसकी जो सदस्यता है, जो मेंबरशिप है, वो कैसे जाती है, और उसको डिवार कितना किया गया है आगे जो इलेक्शन लड़ने से नेक्स्ट जो डिवार किया गया है, वो भी इसके बारे में भी मैं आगे इसके जो आगे बात करूंगा। तो इसमें क्या है, जो लिली थॉमस का केस था, ये जो इससे पहले मैं थोड़ा शुरू कर दूंगा कि क्या हुआ था कि ये वक्तन जो हमारी जो सोशल एनजीओज हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो चाहते हैं कि जो फ्री एंड फेयर डेमोक्रेसी हो और इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए इंडियन डेमोक्रेसी में वक्तन, और ये क्रिमिनलाइजेशन जो पॉलिटिक्स में है, इसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है, और उसके बारे में वक्तन PIL जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ये होती रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस दी हैं वक्तन में। एक दो जजमेंट जो हिस्ट्री में रही हैं, पहले एक केस आया था 2002 में, वो था एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इसको शॉर्ट में कहते हैं एरिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो उसमें ये क्या कहा गया था, जो भी इलेक्शन लड़ने के लिए मेंबर पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ता है या स्टेट लेजिस्लेचर की करता है, राज्यसभा लोकसभा जो भी है, जो भी जिसमें इलेक्टोरल प्रोसेस में भाग लेगा, उसमें उसको डिस्क्लोज करने पड़ेंगे अपने क्रिमिनल जो भी ओके एंटीसीडेंट्स हैं, मीन के ही हैज टू डिस्क्लोज कि वो उसके खिलाफ कितनी FIRs हैं, कितने ट्रायल पेंडिंग्स हैं, क्या उसकी जमानत हुई है, क्या भी है, व्हाट्सएवर, वो उसमें बिफोर इलेक्शन कमीशन। यही है जब तो नेक्स्ट एक उसके बाद आया जे एक पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिन्हें एक जे केस था
2014 में आया, तो उसमें ये कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपनी जजमेंट इस केस में जजमेंट दी कि भाई स्पीडी ट्रायल करो, जो भी पेंडिंग केसेस हैं मेंबर पार्लियामेंट के और मेंबरलेस, और 1 ईयर का पीरियड दिया कि इसमें ट्रायल कंक्लूड होना चाहिए जो भी पेंडिंग केसेस हैं, और यही एक बात कही है। तो एक और उसके बाद अभी रिसेंटली 2-3 ईयर जे राम बाबू सिंह वर्सेस जो सुनील अरोड़ा के केस में भी एक सिमिलर रिपीट किया गया 2020 में ये जजमेंट आई। उसमें कहा गया कि जो आपको इलेक्शन कमीशन के सामने डिस्क्लोज करना पड़ा वो आपने क्रिमिनल इंसिडेंट, जैसे मैंने पहले ये केस था पहला वाला जो एसोसिएशन ऑफ एडीआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये जो केस हैं आप देखते हो कि जो एक बहुत बड़ा जे इंडियन डेमोक्रेसी में जो क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स अभी काफी कम हो रही है, लोग डेमोक्रेसी लोग अवेयर हो रहे हैं, अवेक हो रहे हैं, जागृत हो रहे हैं कि भाई हमारा राइट क्या है, किसको वोट डालना कि नहीं डालना। लेकिन फिर भी बूथ कैप्चरिंग यहाँ पे है, जहाँ पे कई सेक्शन ऑफ सोसाइटी जहाँ कुछ जो लोगों को वोट ही नहीं डालने देते, वोट कैप्चरिंग है, मसल पावर है, जो आपका ये आपका मनी पावर भी इस्तेमाल होता है, ये सारा। तो मैं लंबे चौड़ी बात नहीं करूँगा, मैं आज कन्फाइन करूँगा मुझे कंसर्न जो है पॉलिटिक्स का, मुझे पॉलिटिक्स क्रिमिनलाइजेशन हो रही है, और जो मेरा जो सेंटर रहता है ऑफ डिस्कशन ऑफ इंटरप्रिटेशन और जो एप्रिसिएशन हम करते हैं जजमेंट्स का, जब बातचीत करते हैं, कानूनी चर्चा करते हैं, हमारा है लीगल इंटरप्रिटेशन, और जो भी उसका है मैं अपने लीगल एक्यूमेन के मुताबिक वो मैं चर्चा करता रहता हूँ। तो इसमें आप जो लिली थॉमस का केस था, इसमें जे आपको जे किया गया पर्टिकुलर, उसको असेल किया गया सेक्शन 8 और सबसेक्शन 4 ऑफ दिस ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो 1951 का है, जो रेगुलेट करता है हमारे जो इलेक्शन प्रोसेस को, उसमें काफी है। तो कौन उसमें है कि कौन कौन सा कि जो एक सेक्शन 8 में डिटेल दी गई है कि कौन कौन सा जो एक इलेक्टेड एमपी है, मेंबर पार्लियामेंट है, चाहे वो राज्यसभा का है, लोकसभा का है, स्टेट लेजिस्लेचर का, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का है, जहाँ असेंबली का है, वो डिस्क्वालीफाई कब हो जाता है। और फिर वो तो उसमें 3 सबसेक्शन इसमें हैं, जो हमारी सेक्शन जो 8 है, सबसेक्शन 1 है, उसमें कुछ ऑफेंसेस दिए गए हैं, और कुछ सेक्शन 8(2) में दिए गए हैं, और सबसेक्शन 3 में एक जनरल सा प्रोविजन है, उसमें कहा गया है कि अगर किसी को किसी भी 2 जुर्म में अगर उसको सजा होती है नॉट लेस देन 2 years मीन 2 years एंड अबव, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो डिस्क्वालीफाई होता है वो इलेक्शन लड़ने के लिए, तो उसकी मेंबरशिप भी चली जाती है इमीडिएट। तो सेक्शन, लेकिन जो एक सेक्शन थी जिसको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर किया लिली थॉमस के केस में, वो थी 8(4), जो सेक्शन 8 और जो मैंने प्रेफर किया उसके सब सेक्शन 4। तो उसमें कहा गया था जो कि अगर कोई कोर्ट किसी को कन्विक्ट कर देता 2 years एंड अबव, जहाँ वो ऑफेंसिव डिटेल जो मैंने पहले कहा 8(1) में 8(2) में है, कुछ हमारे कुछ ऑफेंसेस हैं जो स्टेट के अगेंस्ट हैं, जो NDPS एक्ट में है, कुछ जो सोशल जो हमारे वीमेन के अगेंस्ट है, जैसे रेप केसेस हैं दूसरे, वो डिटेल आप मेरे दर्शक पढ़ लेंगे, लंबा हो जाएगा, तो मेरे दर्शक पढ़ लेंगे जो 8(1) और 8(2). तो जो 3 का मैंने बता दिया आपको कि 8(3) में मैक्स अगर पनिशमेंट किसी को कन्विक्ट होता है 2 years एंड अबव, तो उसमें
वो एक तो सदस्यता चले जाएगी, मेंबरशिप जाएगी अगर मेंबर पार्लियामेंट है, जहाँ मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, राज्यसभा का है, लोकसभा का, जो भी है। तो फिर लेकिन जो मेन जो सेक्शन इसमें अल्ट्रा वाइड डिक्लेयर हुआ है वो क्या था कि वही 8 एक प्रोटेक्ट करता था। वो क्या 3 मंथ्स टाइम देता था आफ्टर कन्विक्शन ही। वो कहता था कि 3 मंथ्स तक ये ऑपरेटिव नहीं होगी कन्विक्शन, और एक टाइम फ्रेम दिया था वर्चुअली किसको, कि वो अपील फाइल कर सकता था जिसको कन्विक्शन हुई थी, मेंबर पार्लियामेंट को, स्टेट लेजिस्लेचर को, जो भी। तो और अपील फाइल करके, तो ये भी नहीं कहीं जिक्र किया कि अगर स्टे हो तो वो स्टे का भी कोई जिक्र नहीं थी कि वो उसकी कन्विक्शन स्टे होने चाहिए, जहां उसकी सेंटेंस सस्पेंड होनी चाहिए, कुछ ऐसी बात नहीं है। उसने कहा टिल द अपील एंड रिविजन्स आर पेंडिंग, तब तक उसको कुछ नहीं वो किया जाएगा। और जब तक, तो आपको पता है केसेस जो काफी लंबे चलते हैं, जो क्रिमिनल केसेस हैं, हमारे क्रिमिनल कोर्ट्स हैं और ओवरबर्डन है, तभी ये डायरेक्शन भी आई है। वो मैंने केस आपको रेफर किया भी, जो उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि जो मेंबर पार्लियामेंट और मेंबर लेजिस्लेटिव के केसेस हैं उनका ट्रायल स्पीडी किया जाए, 1 ईयर्स के तो के लिए ट्रायल कंक्लूड किया जाए, डिस्पोज किया जाए केस। ये एक इसलिए तो लंबा रहने के, तो फिर क्या था, वो लंबो पढ़ दिए जाते थे। इस सेक्शन को जे असेल किया तो, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लिली थॉमस जो मेरा ये मैंने केस है उसमें इसको अल्ट्रा वायदा कॉन्स्टिट्यूशन कर दिया कि नहीं, इमीडिएट इफेक्ट हो जाएगा और उसका राइट है अगर वो अपील फाइल करता है। तो जो 389 में है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में अपील का राइट है, अक्यूज का हर केसेस में है तकरीबन, तो क्रिमिनल प्रोसीजर प्रोवाइड करता है। हाँ, उसमें क्या है, 2 किस्म की, एक तो जो ट्रायल कोर्ट है, अगर ऑफेंसेस 3 इयर्स तक पनिशमेंट है तो उसमें वो सस्पेंड भी हो सकती सेंटेंस, और कन्विक्शन भी स्टे हो सकती है। तो वो ट्रायल कोर्ट खुद भी कर सकता है, जैसे इस केस में किया था ट्रायल कोर्ट किसने, जो हमारा गुजरात के ट्रायल कोर्ट ने किया था राहुल गांधी के केस में, जो डिफेमेशन का, राहुल गांधी को 2 इयर्स कन्विक्शन हुई थी। तो उन्होंने क्या किया, उस वक्त सेंटेंस जो थी वो स्टे करती थी और सस्पेंड करती थी, लेकिन कन्विक्शन जो थी वो एपलेट कोर्ट ही अपील का मतलब अपील का टाइम जो अपील टाइम है तो उसमें अपील में स्टे कन्विक्शन करवानी पड़ती थी। जो एक आप पढ़ेंगे राहुल गांधी का केस में, इसमें काफी टाइम लगा था अपील को स्टे, जो भी था वो स्टे होने में उसकी कन्विक्शन। तो वो उस इन द मीन वाइल वो डिस्क्वालीफाई भी हो गए थे और बाद में उनकी जो सदस्यता थी वो वापस भी हो गई थी। ये अलहदा इस पे हम एपिसोड कर सकते हैं, लेकिन मेरा आज जो मेन मुद्दा था, जो मेन चीज है वो उसमें, तो एक बात जब आर्गूमेंट्स में आई तो जो मैं पहले थोड़ा सा पढ़ दूं, जो सेक्शन ये जो 102 के सेक्शन इंपॉर्टेंट जो है 1E है जो हमारे यहाँ पे, और जो आर्टिकल 191, ये मैंने सेक्शन अगर बोली होगी तो आर्टिकल समझा जाए 102 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, और 191 दोनों की जो क्लासेज हैं वो ई हैं, सब सेक्शन ई हैं दोनों जो प्रोविजन की। तो इसका ये मैं इसको थोड़ा सा क्या है कि क्यों लॉ बना था जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में डिस्क्वालिफिकेशन जो सेक्शन 8 का, वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जिसके तहत वो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में सेक्शन 8 को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। ये सुनिए, which contains the only source of legislative power, these 2 articles lay down the disqualification for members of either house of parliament and state legislature assembly or state council provides as follow। ये देखिए क्या है, अगर कोई आगे जो दोनों, ए पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड
फॉर बीइंग चूजन एज, और नेक्स्ट इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता, और फॉर बीइंग, और कंटिन्यू भी नहीं कर सकता, ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इफ ही सो डिस्क्वालिफाइड बाई और अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। तो इसमें, और मैं इसके साथ ही दूसरी सेक्शन जो आर्टिकल है जो 191 भी पढ़ दूंगा ताकि थोड़ा और कंटिन्यूटी में क्लैरिफिकेशन हो जाए। ए पर्सन शैल be disqualified for being chosen as and for being a member of legislative assembly or legislative council of a state if he is so disqualified by or under any law made by the parliament। देखिए दोनों एक जैसी सेक्शन आर्टिकल्स हैं, इसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं, कंटेंट्स हैं जो इसमें हैं वो एक जैसे ही हैं, लेकिन जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से ही जी जो लॉ पार्लियामेंट्री में स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं लॉ बना सकती, वो लॉ जो एक प्रोवाइड करे कि जो नहीं चूज किया सकता, इलेक्शन नहीं लड़ सकता, और दूसरा आ गया वो कि जो कंटिन्यू ही मेंबरशिप नहीं कर सकता अपनी, तो वो एक लॉ पार्लियामेंट बना सकती है मेंबर पार्लियामेंट के निस्बत लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के और लेजिस्लेटिव असेंबली की जो मेंबर्स हैं उनकी निस्बत वो पार्लियामेंट एक्ट की सेक्शन जो रेलेवेंट 102 जो 1 के मुताबिक है, जहाँ 191 के मुताबिक है, वो 1 के मुताबिक है, वो है जो हमारी सेक्शन 8 सब सेक्शन 8 जनरली स्पीकिंग 8 सेक्शन आई है, उसके साथ 3-4 क्लास हैं, 4th क्लास हैज बीन डिक्लेयर्ड अल्ट्रा वाइड। तो जे एक पार्लियामेंट एक्ट है, तो पार्लियामेंट जे एक्ट बनाया गया है, तो उसमें डिस्क क्वालिफिकेशन दी गई है कि अगर कोई पार्लियामेंटेरियन स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर ऑफ असेंबली अगर कोई जे उसके खिलाफ कन्विक्शन हो जाती है फलान ऑफेंस में, फलान क्रिमिनल मैटर्स में, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। उसमें रेप केस है सेक्शन 49 है, तो वो मैंने पहले ही कहा कि वो पढ़ा जा सकता। मेन जो कंसिडरेशन है वो 2 years एंड अबव ऑफेंसेस में है। तो एक बात हुई कि ड्यूरिंग आर्गुमेंट्स एक रेज हुआ क्वेश्चन, उसने कहा कि अगर जो तो फिर वेकेंट पोस्ट हो जाएंगे, तो फिर दोबारा री इलेक्शन की बात हो जाएगी, तो मिड टर्म इलेक्शन और जनरली कन्विक्शन होती रहती है मेंबर पार्लियामेंट की और मेंबर असेंबलीज की। तो फिर उन्होंने कहा, जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लिली थॉमस के बिना ओवर रूल्ड दिस, उसने कहा ऐसी बात नहीं है जी, जो सिर्फ वेकेंट तो होनी ही है, तो इससे कोई जी वाला जो है कि ये जो प्रोविजन अनफेटर्ड दे देता है, टाइम दे देता है कि भाई इमीडिएट अगर कन्विक्शन हो तो इमीडिएट अफेक्ट होता ही नहीं है, तो जो प्रोसीजर आगे ही है आपको कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को अपील करने का, उसके बावजूद भी उसको सुपरसाइड ओवरराइड कर गए हैं ये प्रोविजन जो आपको सेक्शन 8(4) में है, सब सेक्शन 4 में है। तो वो तो एक जब तक ट्रायल चलेगा 4-10 चलेगा तो उसको वो उसकी जो डिस्क्वालिफिकेशन होगी नहीं कभी। तो उन्होंने कहा कि भाई ये क्वालिफिकेशन इमीडिएट होगी, तो वो वाला जब 8(4) गया तो वो फिर जो अपील का टाइम है, जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस है, जहाँ कन्विक्शन कोई को स्टे करना है, दैट इज टू बी रेगुलेटेड बाय द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जो भी रेलेवेंट सेक्शन 389 जो अपील की सेक्शन है जिसमें है, वो मैंने आपको रेफर कर दी। तो जो आज तो ये जो मामले हैं, तो इसमें मैं थोड़ा सा मैं कंक्लूजन जो पढ़ दूंगा। हाँ, एक और बात आई थी लास्ट में, उन्होंने कहा था कि ये जो जजमेंट है जो लिली थॉमस की, इसको रेट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट, जो केसेस पेंडिंग है, ऑब्वियसली कोई भी लॉ और कोई भी जजमेंट प्रोस्पेक्टिवली जनरली ऑपरेटिव होती है, और अगर कोई स्पेसिफिक लॉ में और जजमेंट में रेट्रोस्पेक्ट, लेकिन इसमें स्पेसिफिकली लॉस में कंक्लूड किया है कि जो पेंडिंग केसेस हैं
उसमें थोड़ा सा उसमें कहा कि उन पे नहीं लागू होगा। तो ये जो हाँ, इन्होंने कहा ये थोड़ा सा मैं कर दूंगा। वो पहले इन्होंने एक जजमेंट भी सुप्रीम कोर्ट जो जे जे जो बेंच था उसने थोड़ी असिस्टेंस ली है। पहले भी जो साइटेशन है, जो जजमेंट्स थी अर्लियर जो सुप्रीम कोर्ट की थी, लेकिन लास्ट में जो कंक्लूड किया है विद रिगार्ड टू not making this judgment effective retrospectively. However, if any sitting member of parliament or a state legislature is convicted of any offences mentioned in subsection 1, 2 and 3 of section 8 जो of the act and by virtue of such conviction, जो मैंने कहा कि 3 जो उसमें offences हैं, criminal matters हैं जिनमें conviction अगर हुई हो, 3 का वो 2 years वाला मैंने बता दिया था आपको, 2 years and more, तो फिर में such conviction or sentence suffers the disqualification mentioned in subsection 1, 2 and 3 of section 8 of the act after the pronouncement of this judgment. His membership of parliament or state legislature, as the case may be, will not be saved by subsection 4 of section 8 of the act, जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव उसने कहा कि ये जो हमारी जो जजमेंट है ये लागू होने के बाद अगर कोई कन्विक्शन होती है तो वो दैट वुड बी फॉलोड बाय द इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन। तो अगर वो नेक्स्ट प्रोसेस जो क्रिमिनल प्रोसीजर में स्टेट रिलेटेड नहीं करता है तो his membership of parliament of as the case may be will not be saved by subsection 4 of section 8 of the act, people's representative act, which we have by this judgment declared as ultra vires the constitution, notwithstanding that he files the appeal or revision against the conviction or sentence. तो सिंपल अगर स्टे हो जाती है दैट देन इट कैन बी, बट इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। द ओनली क्वेश्चन दैट रिमेन्स टू बी डिसाइडेड इज बाय द आवर डिक्लेरेशन इन दिस जजमेंट। ये मैं जो रेट्रोस्पेक्टिव वाली बात कर रहा था वो आगे प्रोस्पेक्टिव वाली बात की इमीडिएट आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ दिस जजमेंट इसका अफेक्ट हो जाएगा। तो जो बात है कि किन पे नहीं होगा रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है तो ये आ गया। द ओनली क्वेश्चन दैट रिमेन्स टू बी डिसाइडेड इज बाय द आवर डिक्लेरेशन in this judgment that subsection 4 of section 8 of the act is ultra vires the constitution should affect the disqualification already incurred under subsection 1, 2, 3 of section 8 of the act by sitting members of parliament and state legislatures who have filed appeals and or revisions against their conviction within a period of 3 months and their appeals and revisions are still pending before the concerned court. जे जो उन पे जे जिनका आगे ही पेंडिंग है उसमें जी जजमेंट नहीं लगेगी। अंडर सबसेक्शन 1, 2, 3 ऑफ सेक्शन 8 ऑफ दैट द डिस्क्वालिफिकेशन टेक्स अफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन फॉर any of the offences mentioned in subsections and remains in force for the period mentioned in subsections. Thus, there may be several sitting members of the parliament state legislatures who have already incurred disqualification by virtue of conviction covered under subsection 1 or subsection 2 or subsection 3 of section 8 of the act in Golaknath and other। एक citation दी गई है ये दूसरा है Savarov, Chief Justice speaking on behalf of himself, Shah, CLR and Vedilingam Justice has held that Article 32, Article 141 and Article 142 of the Constitution are caused in such a wide and elastic term so as to enable this court to formulate legal doctrines to meet the ends of justice. For doing complete justice, these 3 articles are, this is
This has been held in earlier judgment by the lordships of the Supreme Courts. The judgment is referred here. To meet the end of justice, and has further held that this court has the power not only to declare the law, but also to restrict the operation of the law as declared to future and save the transactions by the statutory or otherwise that were affected on the basis of the earlier law. Sitting members of the parliament and state legislatures who have already been convicted for any of the offenses mentioned in जो मैटर मैंने पहले किया था, जो 8(1) में है, 8(2) में है और 8(3) में है, and who have filed appeals and revisions which are pending and are accordingly saved from the disqualification by virtue of subsection 4. जिन्होंने पहले ही बेनिफिट ले लिया है सबसेक्शन 4 का, तो वो उनको बेनिफिट कंटिन्यू रहेगा, उनको जो जजमेंट है ये इफेक्ट नहीं हो जाएगी, and should not in our considered opinion be affected by the declaration now made by us in this judgment. जो अल्ट्रा वाइड जो सेक्शन 4 अल्ट्रा वाइड डिक्लेयर की गई है सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 8, वो उसका इफेक्ट होगा जो सब्सिक्वेंट जो भी आगे कन्विक्शन होंगी, जो भी आगे है. This is because the knowledge that sitting member of parliament or state legislature will no longer be protected by subsection 4 of section 8 of the act will be acquired by all the concerned only on this day. On this date, this judgment is pronounced by this court. तो उन्होंने कहा कि जब तो सभी को कब पता चलेगा, जब ये जजमेंट प्रोनाउंस हुए, तो ऑब्वियसली उन्होंने कहा कि इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा, जो जिन्होंने बेनिफिट लिया है 8(4) का वो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन आगे किसी को बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो लॉ जो सेक्शन है वो अल्ट्रा वायर्स सब सेक्शन 8 हो चुकी है. तो लिहाजा ये जो तो मेरा जो आज यही था कि ये जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स हुई है और फिर इलेक्शन भी पार्लियामेंट का है, तो मेरा कन्फाइन रहता है कि इंटरप्रिटेशन लिली थॉमस की जो जजमेंट है इसमें क्या होल्ड हुआ, और जो मैंने पहले भी एक बार रिपीट कर दूंगा, समराइज कर दूंगा, राहुल गांधी और एक और आपका अगर हिस्ट्री में जाओ, लीगल हिस्ट्री में, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में इंडिया की, तो उसके बाद तो एक बात आई थी जो मैंने अभी, जो आप अगर पीछे हिस्ट्री में जाओगे तो ये जब जजमेंट आई जे वाली लिली थॉमस वाली, तो उस वक्त जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी जो उस वक्त उसमें पावर में थी, जो तो हुकूमत में थी जो लोग, उन्होंने एक ऑर्डिनेंस लाने की जो कोशिश की कि ये ऑर्डिनेंस लाके जो इमीडिएट जो इफेक्ट दिया जा रहा है कोई भी कन्विक्शन का, तो वो कुछ भी कोई कहते हैं कि राहुल गांधी ने भी, और आज राहुल गांधी खुद इसी मैटर में जो उसका जब कन्विक्शन हुई तो वो जो ऑर्डिनेंस नहीं लाया गया, तो उससे उसको जो इस जजमेंट को सुपरसीड करने के लिए या ओवरराइड करने के लिए बाय ये पार्लियामेंट एक्ट सब्सिक्वेंटली, तो उसका वो फायदा नहीं ले जा सके और वो उसके शिकार हुए, जो कभी उन्होंने उस जो लिली थॉमस की जजमेंट को जो उसका जो जजमेंट आई उसके, तो ऐसी ये पॉलिटिकल बातें हैं, मुझे इसमें कुछ नहीं है. मैंने ये मेरा था कि वो हिस्ट्री क्या आई, क्यों ये जजमेंट आती हैं, और यही कन्फाइन हमारा है कि इस वक्त जो लॉ है जो लिली थॉमस के बाद जो अल्ट्रा वायरस, तो ये जो कन्विक्शन अगर किसी को होती है किसी भी क्रिमिनल मैटर में 2 साल और 2 साल से ज़्यादा, और जो डिफरेंट ऑफेंसेस में दिया गया है, मैं ये कन्फाइन मैंने किया है सिर्फ पनिशमेंट के बेस पे, तो उसमें तो इमीडिएट लागू हो जाएगी, डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी और इमीडिएट और आगे इलेक्शन में ही लड़ सकेगा. हाँ, लेकिन स्टैट्यूटरी राइट उसको अवेलेबल है अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसेस, वो अपील कर सकता है. और अगर 2 इयर्स जो 3 इयर्स के नीचे केसेस हैं, तो मैंने जैसे कहा तो 389 में ट्रायल कोर्ट
जहाँ आगे जो भी रेलेवेंट सेक्शन होगी उसमें ट्रायल कोर्ट खुद भी सस्पेंड कर सकता है, सेंटेंस भी और कन्विक्शन भी। जो अपीलेट कोर्ट है वहां पे और उसको अपील का टाइम भी दिया जा सकता है ट्रायल कोर्ट। हाँ, अगर 3 साल से ऊपर वाला ऑफेंस है देन द कन्विक्टेड हैज टू गो फॉर अपील, और वो जो भी कंसर्न अपीलेट कोर्ट होगी वो मेरिट पे देखेगी और वो स्टे भी देगी कन्विक्शन का, और तो अगर अप्रोप्रिएट लगेगा जिसमें वो बेल भी दे सकती है तो बेल भी दे सकती है। अगर एक्यूज को इमीडिएट जो उसकी जेल में चला गया आफ्टर कन्विक्शन तो उसको रिलीज भी किया जा सकता है बेल में। दैट डिपेंड्स अपॉन द ग्रेविटी ऑफेंस, वो कौन सा है। अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगा तो और डेथ सेंटेंस होगी तो उसमें जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिसर है उसको भी सुना जाना है। ऐसे हमारे जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की 389 में मेंशन किया गया है, और भी अदर रेलेवेंट सेक्शंस हैं, तो वो फिर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के नीचे ही ऑपरेट होगी। कन्विक्शन स्टे होगी, सस्पेंशन होगी, सेंटेंस जो भी है, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एज अवेलेबल अंडर दिस कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जो भी हम दूसरा कहते हैं ड्यू प्रोसेस प्रोसीजर है जो प्रोवाइडेड है कोड ऑफ क्रिमिनल, उसको फॉलो किया जाएगा जो भी कन्विक्शन स्टे के लिए, सेंटेंस स्टे के लिए। और जो इसमें जो कन्विक्शन हुई है 8(1) की जो ऑफेंसेस हैं, 8(2) के ऑफेंसेस हैं, 8(3) के ऑफेंसेस हैं, मैटर्स हैं जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट नीचे हैं, उनकी कन्विक्शन को स्टे करना है। तो वो जे वाले जो हमारा जे क्रिमिनल प्रोसीजर, हाँ ये भी हो सकता है अगर कोई स्पेशल एक्ट के नीचे कन्विक्शन हो तो देन द प्रोसीजर ऑफ द स्पेशल एक्ट, जैसे एनडीपीएस की बात की गई, ये नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक ड्रग्स के नीचे एक्ट है, जो उसके जो भी स्पेशल एक्ट है अकॉर्डिंगली जो भी उसके नीचे जो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, उसका प्रोसीजर फॉलो होगा। उसमें बेल मिल सकती है, कन्विक्शन हो सकती है, सेंटेंस स्टे हो सकती है। दैट वुड बी वो जो भी ड्यू प्रोसेस में लिखा गया, जो भी प्रोसीजर उसमें प्रोवाइड किया गया है रेलेवेंट एक्ट में रिलेटेड टू कन्विक्शंस एज मेड, जो भी जिसका रेफरेंस दिया गया 8 अभी 8(4) नहीं है, 8(1), 2 and 3 ऑफ द पीपल। तो मेरा आज यही था जो मैंने इंटरप्रिटेशन की है लिली थॉमस के केस में है, और जो रिलेटेड लॉ थे और जो क्रिमिनलाइजेशन फॉर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो मैंने पहले रेफर की गई है उस पर भी चर्चा हुई है। तो आगे मैं न्यू टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। थैंक यू दर्शकों।